नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऊर्जा बेसल उपापचय, जो आपका टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आप कर चुके हैं, आज दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम बुक के MCQ का रिवीजन कर रहे हैं। तैयारी करते रहिए, सकारात्मक रहिए। देखिए, जीवन में आपके दो परिस्थितियाँ सदैव होती हैं। एक वो कि जैसी परिस्थिति है आप वैसे उसे स्वीकार कर लीजिए, या दूसरी परिस्थिति ये होती है कि उस परिस्थिति को बदलने की जिम्मेदारी स्वयं ले लीजिए। दोनों निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो तैयारी करिए, सकारात्मक रहिए और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का आपका 21 प्रश्न है कि पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका आधारीय चयापचय दर। क्या कहलाता है? आधारीय चयापचय दर कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हृदय गति, श्वसन, गुर्दे के कार्यों आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी कहलाती है आधारीय चयापचय दर। हृदय गति, श्वसन, गुर्दे के कार्यों एवं अन्य अनैच्छिक कार्यों हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आधारीय चयापचय दर या बेसल चयापचय कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि एक औसत भारतीय व्यक्ति की बेसल चयापचय उपापचय दर कितनी होती है? जो एक औसत भारतीय व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर या बेसल उपापचय 1750 कैलोरी से 1900 किलो कैलोरी प्रतिदिन की होती है। इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को शामिल किया गया है, तो औसत निकाला गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि 24वां की ऑक्सीजन की खपत के संदर्भ में आधारीय चयापचय दर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 15 लीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके दो कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शन में से आपको सही चुनना है। भारी शरीर वाले व्यक्तियों की आधारीय चयापचय दर हल्के शरीर की तुलना में अधिक होती है। हल्के शरीर वाले व्यक्तियों की प्रति इकाई शरीर का भार आधारीय चयापचय दर से अधिक होता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उसका सही उत्तर है आपका सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों सही हैं। भारी शरीर वाले व्यक्तियों की आधारीय चयापचय दर छोटे शरीर की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन छोटे शरीर वाले व्यक्तियों की प्रति इकाई शरीर भार आधारीय चयापचय दर अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पोषक तत्वों से विमुक्त ऊर्जा का प्रयोग शरीर निम्नलिखित में से किन क्रियाओं के लिए करता है? आधारीय चयापचय क्रियाओं के लिए, शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट के मरम्मत के लिए, मांसपेशियों की क्रियाओं एवं गति के लिए, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका डी उपर्युक्त सभी। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विमुक्त ऊर्जा का प्रयोग शरीर द्वारा आधारीय चयापचय क्रियाओं, शारीरिक वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए, मांसपेशियों की गति एवं मानसिक क्रियाओं हेतु किया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अन्य ऊर्जा रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या शारीरिक ऊर्जा? तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि शरीर की क्रियाएं संचालित हो सकें। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? शारीरिक क्रिया या ऊर्जा का स्वरूप। एक टेबल में आपका दिया गया है, एक तरफ शारीरिक क्रिया, दूसरी तरफ दिया है ऊर्जा का स्वरूप। मांसपेशियों की गतिशीलता, यांत्रिक ऊर्जा, तंत्रिकाओं में संवेदना प्रेषण, विद्युत ऊर्जा
खाद्य पदार्थों में संचित ऊर्जा जैव ऊर्जा और शरीर का ताप नियंत्रण शारीरिक ऊष्मा। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, जिसे आवश्यकता अनुसार ऊर्जा के रूप विभिन्न रूपों में बदला जाता है। तो सी ऑप्शन में जो जैव ऊर्जा लिखा है यहां पर आपका रासायनिक ऊर्जा होगा। क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन एवं विश्राम करते हुए किस ऊर्जा का व्यय किया जाना कहलाता है? बताइएगा, अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन एवं विश्राम करते हुए किसी ऊर्जा का व्यय किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है आपका डी, विश्राम ऊर्जा। अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन एवं विश्राम करते हुए जिस ऊर्जा का व्यक्ति व्यय करता है वह विश्राम ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी सामान्य व्यक्ति की कुल ऊर्जा व्यय का लगभग कितना प्रतिशत भाग विश्राम ऊर्जा के रूप में व्यय होता है? तो उसका सही उत्तर है आपका सी, 66% भाग। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो क्या सही सुमेलित नहीं है यह आपको पहचानना है। एक तरफ इकाई दी गई है, दूसरी तरफ ऊर्जा की मात्रा दी गई है। तो शारीरिक क्रियाकलाप 15 से 30%, विश्राम ऊर्जा व्यय 60 से 75% बिल्कुल सही है। भोजन का ऊष्मीय प्रभाव 10% बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की खपत 21 लीटर प्रति घंटा, यह सही नहीं है। ऑक्सीजन की खपत 15 लीटर प्रति घंटा होती है। क्लियर है आपको? कितनी होती है? 15 लीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है वो आपको पहचानना था। एक तरफ पोषक तत्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ किलो जूल में ऊर्जा दी गई है। किलो कैलोरी में नहीं, किलो जूल में ऊर्जा दी गई है। तो मैं सीधे सीधे सही वाला पढ़ देता हूं और बाकी प्रश्न आप देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल ऊर्जा होती है, जबकि वसा में 37.6 किलो जूल ऊर्जा होती है। वहीं प्रोटीन में 17 किलो जूल ऊर्जा होती है। अल्कोहल में 29.3 किलो जूल ऊर्जा होती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन पोषक तत्वों में ऊर्जा मान इस प्रकार है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.30 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा में 9.45 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.35 किलो कैलोरी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन आपका सही है, केवल 1 और 2 सही है। प्रोटीन में 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब मापते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कुछ तथ्य दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में पोषक तत्व पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। मानव शरीर में पोषक तत्व संपूर्ण रूप में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो उपर्युक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करिए। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं तथ्य दोनों सही हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में पोषक तत्व पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तथा ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि मानव शरीर में पोषक तत्व संपूर्ण रूप में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। जो मानव शरीर है उसमें पोषक तत्व संपूर्ण रूप में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, ऑक्सीकृत। इसलिए ऊर्जा की प्रति ग्राम मात्रा बॉम्ब कैलोरीमीटर में अधिक प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन उपस्थित पोषक तत्वों के अवशोषण की मात्रा कितनी है। तो इसमें आपको पहचानना है कि जो मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करता है, वसा ग्रहण करता है, प्रोटीन ग्रहण करता है, उसका कितना प्रतिशत अवशोषित कर लेता है। मान लेते हैं कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया तो मानव शरीर उसका कितने ग्राम अवशोषित कर लेगा? 97 ग्राम अवशोषित कर लेगा। बाकी 3 ग्राम उसका नहीं अवशोषण कर पाएगा, वो मल में परिवर्तित हो जाएगा सीधे ही। जब 98% जो वसा 100 ग्राम लेंगे तो उसका 98 ग्राम ही अवशोषित कर पाएगा, सही इसके जो ऑप्शन में दिया गया है। और फिर प्रोटीन क्या 92 ग्राम अवशोषित हो पाएगा 100 ग्राम में, या प्रतिशत जो भी आप समझ पाएं। तो इनके आधार पर आपको एक जो सही है वो विकल्प चुनने हैं। क्लियर है आपको? तो यहां पर आपका ए में दिया गया 1 2, बी में दिया गया 1 3 और सी में दिया गया 2 3। तो इसका सही उत्तर है आपका
1 और 3 विकल्प सही है, जबकि बसा वाला विकल्प सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बसा का जो सही मात्रा है वो 95% है। जो शरीर होता है मनुष्य का, वो अगर 100 ग्राम उसको बसा देंगे तो सिर्फ 95 ग्राम ही उसका अवशोषण कर पाएगा, यानी कि 5% जो है या 5 ग्राम है वो सीधे मल में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, ये पूरा प्रश्न नहीं है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 38 में, यदि 100 ग्राम चावल में 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 6.8 ग्राम प्रोटीन है एवं 0.5 ग्राम बसा उपस्थित है, तो एटवाटर ब्रायट फैक्टर के प्रयोग से 100 ग्राम चावल में उपस्थित कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर तो आपका पता चल गया होगा, 344.5 ग्राम है। निकालते कैसे हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? 4 किलो कैलोरी होती है। तो जितना कार्बोहाइड्रेट ग्राम में है उसमें 4 का गुणा कर देंगे। प्रोटीन में कितनी होती है? 4 ग्राम होती है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो 6.8 ग्राम जो प्रोटीन है उसमें 4 का गुणा कर देंगे और 0.5 में हम 9 का गुणा करेंगे, क्योंकि 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है बसा में। तो इसको जब जोड़ देंगे तो 344.5 किलो कैलोरी आ जाएगा। गणित के सवाल जैसा है, बस ये आपको 4, 4 और 9 याद होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और वसा में भी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है एटवाटर ब्रायट फैक्टर के अनुसार। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन के पोषक तत्वों से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा निम्न में से किसके द्वारा मापी जा सकती है? बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा, एटवाटर ब्रायट फैक्टर के द्वारा या बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर के द्वारा? उत्तर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी के द्वारा मापी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर उपस्थित ऊर्जा की मात्रा बताने वाला मापक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर। क्लियर आपको? तो जब किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाता है तो इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर इसी आधार पर ऊर्जा को मापता है। क्लियर आपको? तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 का। तो कुल इतने प्रश्न थे आपको, आपने सभी प्रश्न देखे 40। उम्मीद करता हूं आपने एक एक प्रश्न को समझा होगा और पूरी क्लास को अटेंड किया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए। पेपर आज नहीं तो कल होना ही है और बहुत ही जल्दी आपको डेट भी मिलेगी, ये आप उम्मीद बनाकर रखिए। सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। जो भी उड़ उड़ाकर खबरें आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी, पर जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता और आपको भी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तैयारी करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर आपकी अन्य कोई परीक्षा है तो उसके लिए भी पढ़िए, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ही मुख्य सेविका को दीजिए। बाकी दिन के 22 घंटों में कम से कम 4 से 5 घंटे आप अन्य सब्जेक्ट अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।